Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, आज जानेंगे ओरिएंटलिज्म बुक के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका टाइटल है स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का अगर आप कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो भी देखिए, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म का, और कंसेप्ट भी उसमें अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो अगर वो कंसेप्ट नहीं आप जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देखें। आज शुरू करते हैं ओरिएंटलिज्म चैप्टर फर्स्ट को। तो चलिए, द चैप्टर फर्स्ट, द टाइटल ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इज स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म। इट हैज़ बीन डिवेलप्ड इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डेवलप किया गया है। फर्स्ट पार्ट है नोइंग द ओरिएंटल, सेकेंड पार्ट है इमेजिनेटिव ज्योग्राफी एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, थर्ड पार्ट है प्रोजेक्ट्स एंड फोर्थ पार्ट है क्राइसिस। और इस वीडियो में मैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को डिफाइन करने जा रही हूँ। तो चलिए, तो पहले फर्स्ट पार्ट नोइंग द ओरिएंटल, कि किस तरीके से लोगों ने ओरिएंट को जाना। ओरिएंट आप लोग जानेंगे, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ओरिएंट के मीनिंग ईस्ट, आप अभी इतना समझ लीजिए। The framework of domination of the West over the East was erected by the Orientalists during 18th and 19th century on the basis of the study of the classical Oriental text accumulating there since Renaissance period. वेस्ट ने ओरिएंटल स्टडी शुरू की, यानी ईस्ट की जो बुक्स थी वो पढ़नी शुरू की। उनके पास बुक्स आई कहाँ से, ये आपको पता है कि रेनेसां पीरियड में कई सारे कंट्रीज से और वहाँ पे बुक्स पहुँच गई थी। तो वेस्ट के स्कॉलर्स के मन में जिज्ञासा हुई कि इन किताबों में क्या लिखा है, तो पढ़ें। तो ड्यूरिंग 18th और 19th सेंचुरी उन्होंने वो स्टडी किया। अब इतना लंबा पीरियड है, स्टडी करने के बाद उन्होंने बहुत कुछ लिखा उनके बारे में, जो भी उन बुक्स में उन्होंने पढ़ा या उन्हें जो समझ में आया वो उन्होंने उनके बारे में लिखा। तो जो लिखा वो ईस्ट के बारे में ही लिखा गया, और उस लिखे हुए से ईस्ट की एक इमेज बनी। और वो इमेज ऐसी बनी कि जैसे ईस्ट के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, जैसे कि ईस्ट के लोग एफिमिनेट हैं, जैसे कि ईस्ट के लोग अनसाइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, जैसे कि ईस्ट के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें अपना स्वयं की सरकार चलाना भी नहीं आता। ऐसी इमेज उनके जरिए बनी ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। किसने बनाई ये मैंने आपको बता दी, ओरिएंटलिस्ट्स ने बनाई। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो ओरिएंट की स्टडी कर रहे थे। कहाँ स्टडी कर रहे थे? वो अपने देश में स्टडी कर रहे थे। कैसे स्टडी कर रहे थे? वो ओरिएंट की बुक्स को पढ़ रहे थे। वो क्लासिकल टाइम की जो बुक्स पढ़ी हुई थी उनके पास, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने उन्हें पढ़ा और ईस्ट के बारे में एक इमेज बनाई। ग्रेजुअली ओरिएंटलिज्म डेवलप्ड एंड ओरिएंटलिस्ट स्टार्टेड कंसीडरिंग द ओरिएंटल्स एज इन्फीरियर बीइंग्स whom they have to tame। धीमे धीमे इमेज ऐसी बनी कि ओरिएंटल्स हमसे इन्फीरियर हैं, हमसे मतलब वेस्टर्न से इन्फीरियर हैं और हमें उन्हें ठीक करना पड़ेगा। Edward has quoted speeches and writings of the 2 British Orientalists of early 20th century named Arthur James Balfour and Cromer, who described the East in such a tone as if they were the authority of knowledge and knew the East better than others, even the people from the East। तो एडवर्ड, देखिए ये बात आप समझ के रखिए कि ओरिएंटलिज्म जो बुक एडवर्ड सईद ने लिखी, और उसमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से वेस्ट के लोगों ने ईस्ट की एक ख़राब और नेगेटिव इमेज बना के ईस्ट को एक्सप्लॉइट और डोमिनेट करने की कोशिश की है। अब जब भी इन्होंने कोई बात कही तो इन्होंने उसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे से कोट्स और एग्जाम्पल्स दिए। तो जब इन्होंने कहा कि वेस्ट वालों ने ईस्ट की इमेज इन्फीरियर वाली बना दी, तो ये 2 एग्जाम्पल्स देते हैं। आर्थर जेम्स
बाल्फो का और क्रोमर का। ये ओरिएंटलिस्ट ही हैं 20th सेंचुरी के, और वो ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे बात कर रहे हैं, उनका टोन ऐसा है कि जैसे वो ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि हमसे बेहतर तो ईस्ट को कोई नहीं जानता, यानी ईस्ट के लोग भी इतना ईस्ट को नहीं जानते जितना हम ईस्ट को आज जान गए हैं। अब उनके व्यूज देखिए। व्यूज ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स अबाउट द ईस्ट। देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईस्ट वाज बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस and the things were interpreted out of context, but on the basis of their understanding they justified the West had natural right to rule over the East. अब वो ईस्ट को कैसे डिस्क्राइब कर पाए? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उन्होंने जो भी बुक पढ़ी उनके आधार पे, उनके अपने अनुभव थे, उन्होंने कर दिया। और उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किए, जो व्याख्या की ईस्ट के ट्रेडिशंस की, कल्चर की, लोगों की, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी मतलब जो पढ़ा वो बता दिया, उन्हें यही नहीं पता है कि आखिर ये वाली बात किस संदर्भ में कही गई है और किस संदर्भ में घटी है। उनकी जितना समझ में आया और उन्होंने वो बता दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से चीज़ों को बता नहीं पाए। इसका परिणाम क्या हुआ कि ईस्ट की नेगेटिव इमेज बनती गई, लेकिन उन्होंने ऐसी इमेज बना बना के एक बात जस्टिफाई कर दी वेस्ट में कि वेस्ट जो है वो सुपीरियर है ईस्ट से, और इसीलिए द वेस्ट हैज़ नेचुरल राइट टू रूल ओवर द ईस्ट, के हमारा तो पूरा अधिकार है कि हम ईस्ट पे रूल करें। अब दोनों की बातें सुनिए। जेम्स बाल्फो की बात की, वो कहते हैं इंग्लैंड नोज इजिप्ट, इजिप्ट इज़ वॉट इंग्लैंड नोज। इंग्लैंड बहुत अच्छे से जानता है इजिप्ट को, और इजिप्ट है ही वो जो इंग्लैंड उसे जानता है। मतलब इजिप्ट की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इजिप्ट वही है जो इंग्लैंड जानता है। इंग्लैंड नोज दैट इजिप्ट कैन नॉट हैव सेल्फ गवर्नमेंट। इंग्लैंड को अच्छे से पता है कि इजिप्ट अपनी सरकार भी नहीं चला सकता। इंग्लैंड कन्फर्म्स दैट बाई ऑक्यूपाइंग इजिप्ट फॉर द इजिप्शियन। इंग्लैंड जानता है कि भाई इजिप्शियन का काम, मतलब इजिप्ट में रहने वालों का काम नहीं चल सकता जब तक इंग्लैंड उनके ऊपर राज्य ना करे। इजिप्ट इज़ वॉट इंग्लैंड हैज़ ऑक्यूपाइड। इजिप्ट वही है जिसे इंग्लैंड ने ऑक्यूपाई किया है, एंड नाउ गवर्न्स, और अब उसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी चला रहा है। तो देखिए इनका टोन, देखिए इनकी वो देखिए आवाज़ कैसे ये कह रहे हैं कि जैसे सामने वाले का कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्रोमर स्पोक अबाउट ओरिएंटल्स एज ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं कि ओरिएंटल्स ह्यूमन बीइंग कंसीडर करने लायक नहीं है, दे आर लाइक ऑब्जेक्ट्स, समथिंग टू बी डेल्ट विद, जिन्हें हमें ठीक ठाक करना पड़ेगा। विच ही हैड फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। कहते हैं कि मैंने ये पहले इंडिया में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इंडिया भी ईस्ट में ही है दुनिया के, और वो कहते हैं कि इंडिया में भी मैंने यही बात एक्सपीरियंस की कि वहाँ के लोग ऑब्जेक्ट्स की तरह हैं और हमें ठीक ठाक करने पड़ेंगे। एंड देन फॉर 25 ईयर्स इन इजिप्ट। और फिर कहते हैं कि मैंने इंडिया में भी यही महसूस किया, इजिप्ट में भी। इजिप्ट भी ईस्टर्न कंट्री है। ड्यूरिंग विच ही इमर्ज्ड एज ए पैरामाउंट कंसल जर्नल इन इंग्लैंड्स एम्पायर। और इंग्लैंड की एम्पायर में उन्हें माना जाता था, क्रोमर को, कि साहब भाई बड़े पढ़े लिखे हैं, इनसे ज़्यादा जानकारी तो ओरिएंट की किसी को है नहीं। और जिसको ओरिएंट की सबसे ज़्यादा जानकारी है वो क्या कह रहा है कि ओरिएंट के लोग नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट्स की तरह, हमें उन्हें ठीक करना पड़ेगा। अप टू द मिड 20th century, quite aside from the scientific discoveries of the thing oriental made by learned professional during this period in Europe, there was a virtual epidemic of Orientalia affecting every major poet, essayist and philosopher of the period. एक फैशन सा चल पड़ा, बीमारी सी हो गई सारे पोइट्स को, एसेइस्ट को, फिलोसफर्स को उस पीरियड के मिड 20th सेंचुरी के, कि वो किसी ना किसी रूप में ओरिएंट की स्टडी को और ओरिएंट की जो इमेज बनी है उसको अपने वर्क में दिखाने लगे। नाउ सी द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म। द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म में बेटर बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इमेज फॉर्मेशन वॉज मेनली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट रिटन बाई ओरिएंटलिस्ट, क्योंकि ये जो इमेज बनी वो टेक्स्ट ओरिएंटलिस्ट के पढ़ के ही बनी, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। हु ड्रू द इमेज ऑफ द ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लाइफ।
यानी पूरा तो जाने ही नहीं, किताब में पढ़ के पूरी तरह से थोड़ी ना जान सकते किसी चीज़ को, लेकिन उन्होंने तो उसी आधार पे इमेज बना दी, इसीलिए वो लिमिटेड इमेज बनी। द इमेज क्रिएटेड बाय देम स्ट्रेंथेंड विद टाइम, समय के साथ साथ वो और सुदृढ़ होती गई। एंड इट कुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल, और ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ जो लोग पढ़ रहे थे उन्हें उनको ही ये इमेज पता थी, रादर इट बिकेम परवेसिव, क्योंकि उन्होंने जो लिखा, ओरिएंटलिस्ट ने ईस्ट की बुक्स पढ़ने के बाद ईस्ट के बारे में जो कुछ भी लिखा उसको दूसरों ने पढ़ा, और ईस्ट की इमेज इन 200 सालों में परवेसिव हो गई। परवेसिव मीन्स सब तरफ फैल गई वही नेगेटिव इमेज कि ये अनसिविलाइज्ड हैं, अनकल्चर्ड हैं और इनसे कुछ काम करना नहीं आता, इस तरीके की इमेज ईस्ट की सब तरफ फैल गई। देयरफॉर सईद आर्गूज द चॉइस ऑफ ओरिएंटल वाज कैनोनिकल, वो कहते कि ये चॉइस कैनोनिकल है, मतलब समय के साथ साथ जस्टिफाई होती गई है। एक व्यक्ति ने ईस्ट के बारे में कुछ कहा, दूसरे ने फिर पढ़ के कहा हाँ हाँ वो सही कह रहा है, फिर तीसरे ने फिर कहा कि नहीं नहीं वो सही, तो इस तरीके से एक इमेज जो है वो कैनोनिकल तरीके से जस्टिफाई होती गई। इट हैड बीन एम्प्लॉयड बाय चॉसर, मैनविली, शेक्सपियर, ड्राइडन, पोप एंड बायरन, ऐसे ऐसे पोइट्स और ड्रामेटिस्ट्स ने अपने वर्क में उस ओरिएंट की इमेज को जस्टिफाई किया है। It led to construct the cultural stereotypes which were represented in literary, cultural and historical text. इसका परिणाम क्या हुआ कि कल्चरल स्टीरियोटाइप्स बन गए, यानी इंडियन है या इजिप्शियन है तो वो इसी ही तरीके का होगा, स्टीरियोटाइप्स जैसे बन गए, विच वे रिप्रेजेंटेड, और वही स्टीरियोटाइप्स फिर नॉवेल्स में, ड्रामा में, पोएम में, हिस्ट्री की बुक्स में दिखाई देने लगे। दस लिटरेचर फर्दर स्ट्रेंथेंड द कंस्ट्रक्टेड इमेज, इस तरीके से जो इमेज ओरिएंटलिस्ट ने बनाई थी, लिटरेचर लिखने वालों ने उसे और पक्का और पुख्ता कर दिया। और जब लिटरेचर में वो आ गई इमेज तो फिर सारे लोगों ने उस लिटरेचर को पढ़ा, तो सारे लोगों के मन में भी वही इमेज ईस्ट की स्थापित हो गई। दिस रिजल्टेड इन टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बाइनरी of civilized masculine organized strong west and uncivilized feminized disorganized weak east। ये इमेज बन गई कि वेस्ट वाले तो सिविलाइज्ड हैं, मैस्कुलिन हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, सब काम तरीके से करना जानते हैं, स्ट्रॉन्ग है, जबकि वेस्ट वाले अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं, फेमिनाइज्ड हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं। ये इमेज सबके मनों में स्थापित हो गई। कहाँ? वेस्ट में। इमेजिनेटिव ज्योग्राफी एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोरिकल कंसेप्ट के साथ साथ कैसे इमेजिनेटिव ज्योग्राफी का भी ये कंसेप्ट है ओरिएंटलिज्म में, सईद ने ये बताने की कोशिश की है। Said is of opinion that representation of the Orient in the West is necessarily spatial. Spatial means related to space. Space means स्थान, वही place, और it means geography. Orientalists drew an imaginary geographical line and divided the world into two parts. वो कहते हैं कि ओरिएंटलिस्ट ने तो भाई ऐसी इमेज प्रस्तुत करी कि पूरी दुनिया को उन्होंने काल्पनिक लाइन से, काल्पनिक भौगोलिक लाइन खींच दी कि उस लाइन के एक साइड ईस्ट और एक साइड वेस्ट, एक साइड आर्स, दूसरी साइड देयर्स, एक साइड हमारा, एक साइड उनका। Said justifies it by the philosophy of space propounded by Gaston Bachelard, a French philosopher and literary critic. Said also mentions the argument made by Claude Lévi-Strauss, a cultural anthropologist, that mind creates order through arbitrary categorization and organizes the surrounding world. सईद ने इसे जस्टिफाई करने के लिए क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने बताया कि इन्होंने एक थ्योरी दी है, स्ट्रॉस ने, माइंड क्रिएट्स ऑर्डर थ्रू आर्बिट्रेरी कैटेगराइजेशन, कि मानिए किसी इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली ही उन्हें कैटेगराइज कर लेता है और ऑर्गेनाइज कर लेता है। हर
हर व्यक्ति अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। ज़रूरी नहीं कि मेरे दिमाग में चीज़ें जैसे सेट हैं, सामने वाले या दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भी वो सेट होंगी। तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है कि कैसे सेट होंगी? नहीं नहीं, इट इज़ आर्बिट्रेरी, यानी मन की मर्जी से सेट हो जाती हैं। जैसे भी दिमाग सेट करे और हर एक के दिमाग में अलग अलग तरीके से वो सेट हो जाती हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऑन द सेम लाइन ओरिएंट वॉज ऑल्सो क्रिएटेड। जैसे दिमाग में चीज़ें आर्बिट्रेरीली सेट हो जाती हैं मन की मर्जी से, इसी तरीके से ये ओरिएंट की जो इमेज है वो आर्बिट्रेरीली बनी, मन की मर्जी से बनी। उसके पीछे कोई सॉलिड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। देखिए, ऑन द सेम लाइन्स ओरिएंट वॉज ऑल्सो क्रिएटेड आर्बिट्रेरीली merely on the basis of what was read और सीन। जो देखा और पढ़ा उसके आधार पे इमेज बना दी, उसके पीछे कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और जैसे माइंड ऑर्गेनाइज कर लेता है चीज़ों को, इसी तरीके से आर्बिट्रेरीली चीज़ें ऑर्गेनाइज होती गईं और ओरिएंट का कॉन्सेप्ट बनता गया। To illustrate this, he gives the examples of a group of people living on a few acres of land who set up boundaries and call the territory beyond these boundaries the land of barbarians. एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ एकड़ ज़मीन है और उस पर कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली और बाउंड्री बना के कहते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो हैं वो तो सब बढ़िया लोग हैं, सब सभ्य हैं, लेकिन बाउंड्री बियॉन्ड दैट बाउंड्री क्या है? द पीपल बियॉन्ड दैट बाउंड्री इज़ द लैंड ऑफ बारबेरियंस। वहाँ तो जंगली रहते हैं। तो ऐसे ऐसे वेस्ट तो जो है वो सिविलाइज्ड है, वेस्ट के बाहर की बाउंड्री। अब बाउंड्री किसने बनाई? किसने बनाई ही नहीं है भाई, वो तो इमेजिनेटिव ज्योग्राफी है। जो उन्होंने कहा है कि इमेजिनेटिव ज्योग्राफी की लाइन उन्होंने खींच दी कि इस लाइन के इधर इधर वाले बढ़िया और इस लाइन के उधर उधर वाले अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड लोग हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज ऑफ ओरिएंट। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। These images shaped not only people's identities but also understanding of the world towards the east and the west. लोगों की आइडेंटिटी बनी, वो तो रही बात अलग कि ईस्ट के लोग ऐसे और वेस्ट के लोग ऐसे, बल्कि दुनिया के सामने दुनिया दो पोल में डिवाइड हो गई, एक ईस्ट और एक वेस्ट। In this way these images played an instrumental role in shaping the world itself. तो इस ओरिएंटलिज्म नामक चीज़ ने पूरी दुनिया को एक अलग तरीके की शेप प्रदान कर दी। ड्यूरिंग द 19th century इमेज ऑफ ओरिएंट टुक शेप एज पर द जेनर ऑफ ओरिएंटलिस्ट राइटिंग एज एग्जेम्प्लीफाइड इन द वर्क ऑफ ह्यूगो, गोएथ, नॉवल, फ्लॉबर्ट, फिट्जगार्ड एंड द लाइक। इट मीन्स बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट ने अपने वर्क लिखे और उन वर्क में जो जो ओरिएंट की इमेज दी उसके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग इमेज है वो शेप्ड और रीशेप्ड होती रही। सईद गेव एनालिसिस ऑफ मैनी टेक्स्ट written by the West to show how Orientalism has formed as a highly powerful system of control. अब अल्टीमेटली एक ऐसी इमेज बन के तैयार हुई जिसको अगर गहराई से देखें तो समझ आता है कि ये तो इन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया। किस चीज़ का? कि ये वीक हैं, ये अनकल्चर्ड है, ये अनसिविलाइज्ड है, इन्हें कुछ आता नहीं है। तो फिर क्या हो? हमें सब आता है, हम कल्चर्ड है, तो फिर हम क्या करें? हम इन्हें सिखाएंगे। तो यानी वेस्ट ने एक इसे सिस्टम की तरीके से बना लिया कि इन ईस्ट वालों को कंट्रोल करने का सिस्टम हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास वो सब है जो इनके पास नहीं है। तो हमें तो भाई अधिकार है, हम तो वो देंगे। हम दे कब सकते हैं? जब हम इनके ऊपर राज्य करेंगे। The matter considered significant by them as free-floating mythology of the Orient, an Orient that derives not only from the contemporary attitude and popular prejudices, but also from what we could call the conceit of nation and of scholar. अब देखिए इन्होंने ओरिएंट की इमेज बनाई हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ने के बाद, और इन्होंने वो कंसीडर नहीं किया कि समय के साथ साथ तो ओरिएंट के लोगों में भी सुधार आया है, उनमें भी डेवलपमेंट है, वो भी साइंस के बारे में सोच सकते, ये सब नहीं सोचा।
बल्कि क्यों नहीं सोचा, उसके पीछे ये विको का एग्जाम्पल देते हैं। विको वॉज एन इटालियन फिलोसोफर और उन्होंने ये थ्योरी दी कि कंसीट ऑफ नेशन एंड ऑफ स्कॉलर्स क्या होता है कि हर नेशन की एक टेंडेंसी होती है कि ये मानता नेशन कि भाई जो मैं हूँ, मैं सबसे पुराना नेशन हूँ, हमारे यहाँ के लोग दुनिया के सबसे पुराने लोग हैं, हमारे पास ही ज्ञान है, हम ही ने पूरी दुनिया को बांटा है। ऐसी एक कंसीट जैसी बना लेते हैं। इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द इटालियन फिलोसोफर। और ऐसा ही शायद वेस्ट ने सोचा कि हमारे पास ही सब कुछ है और हमने ही इन्हें ज्ञान दिया है, तो हम जिस तरीके से चीज़ों को करेंगे वही सबसे सही होंगी। देखिए, इस इमेज के ज़रिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे ओरिएंट की इमेज बनी। देखिए, एक साइड ओरिएंट है, दूसरी साइड ऑक्सीडेंट है, वेस्ट है। वेस्ट जो है वो ड्रॉ कर रहा है किसकी पिक्चर? ओरिएंट की। तो देखिए कैसी पिक्चर ड्रॉ हुई बीच में। देखिए, ये पिक्चर वैसी नहीं है जैसा ओरिएंट है, बल्कि बिल्कुल उससे डिस्टॉर्टेड पिक्चर है। किसने बनाई? देखिए, 3 एरोज़ के द्वारा दिखाया जा रहा है कि एक साइड ये पूरा वर्क किसका है? ओरिएंटलिस्ट का है। ओरिएंटलिस्ट ने कैसे बनाई? ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर फ्रॉम द ओरिएंट, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब इसको स्ट्रेंथन कैसे किया गया? स्ट्रेंथनड बाय इट्स डिस्क्रिप्शन इन लिटरेचर। लिटरेचर में जो इन्होंने इमेज बनाई ओरिएंटलिस्ट ने, उसी इमेज को स्ट्रेंथन किया लिटरेचर में लाके चौसर, शेक्सपियर, ड्राइडन, पोप जैसे राइटर्स ने। इसके अलावा क्या भी हुआ, कुछ लोग चलिए उन्होंने वो आए भी ईस्ट में, विज़िट भी किए, लेकिन तब भी ईस्ट की इमेज ठीक नहीं हुई। बेसिक रीज़न क्या था? क्योंकि जो लोग यहाँ घूमने आए थे वो भी दिमाग में ईस्ट की एक पिक्चर लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने भी ओरिएंटलिस्ट को पढ़ा था और वो भी एक पिक्चर के साथ आए थे कि ईस्ट वाले ऐसे होते। जब वो यहाँ उस पिक्चर के साथ आए तो वो ये मान के आए कि वो वाली पिक्चर जो ओरिएंटलिस्ट ने ड्रॉ करी है वो सही है। उनका पर्पज़ यहाँ आने का था कि जस्टिफाई करें कि ये सही है या नहीं। इट मीन्स पीपल हु विजिटेड ओरिएंट कुड नॉट डिपिक्ट द रियल इमेज एज दे ओनली जस्टिफाइड। उन्होंने तो सिर्फ जस्टिफाई किया कि हाँ ये वैसे ही है, हाँ ये वैसे ही है। उससे जो अलग दिखा उन्होंने वो बताया ही नहीं। तो इस तरीके से ये तीनों फैक्टर वर्क करते रहे और एक इमेज बनी ओरिएंट की जो बिल्कुल अलग थी। जैसा ओरिएंट है वैसा था ही नहीं, उसकी इमेज वैसी बनाई ही नहीं गई एडवर्ड सईद के अनुसार। ओरिएंट इज़ ए क्रिएटेड इमेज बाय ओरिएंटलिस्ट टू डिस्क्राइब द ईस्ट टू द वेस्ट। सो नाउ कम कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज। यहाँ मैंने वही बातें जो आपको बता दी हैं, समझा दोबारा से लिखी हैं वो। वेन एवर द लर्नेड ओरिएंटलिस्ट ट्रेवल्ड एनी कंट्री ऑफ ओरिएंट दे ऑलवेज कैप्ट विद देम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस एंड बिलीव अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द कंट्री दे हैड स्टडीड। मतलब पहले से इमेज लेके आते थे। देयर ओनली पर्पज़, आने का पर्पज़ तो उनका क्या था कि जस्टिफाई द वैलिडिटी, उसकी वैधता माने कि वो सही है या गलत है। इसलिए ओरिएंट की इमेज हमेशा डिजेनरेट होती रही। अनडाउटेडली डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड रीशेप्ड द कोर्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, थ्योरी, आर्ट, कल्चर एंड आइडेंटिटी। इसका फ़र्क किस पे पड़ा? इसका फ़र्क पड़ा थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर पे, थ्योरी पे, आर्ट पे, कल्चर पे और ईस्ट की आइडेंटिटी पे। Oriental spaces had been restructured time and again via the lens of Orientalism। ये मैं आपको बता चुकी कि इमेज जो है वो बार बार रीशेप और रीस्ट्रक्चर्ड की गई, और बस किया किसने? उन्हीं ओरिएंटलिस्ट ने, जिन्हें खुद पूरा ज्ञान नहीं था। रिफ्लेक्शंस ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब देखिए ये कहाँ दिखाई देती है, बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया है कि जब इस्लाम की बात वेस्ट में हुई तो उन्होंने धर्म को इस्लाम नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कहते हैं हमारे तो धर्म के जो फाउंडर थे क्राइस्ट थे और उससे बना क्रिश्चियनिटी। इसी तरीके से मोहम्मडन्स के धर्म के जो फाउंडर हैं उसी के हिसाब से इनका नाम होना चाहिए। इस्लाम नहीं होना चाहिए बल्कि मोहम्मडनिज्म होना चाहिए। भाई ये इनकी अपनी मर्जी है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है तो आपके यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए।
द पीपल ऑफ ओरिएंट देमसेल्फ वर अनअवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। और देखिए मोहम्मडनिज्म नाम तो दे दिया, लेकिन मोहम्मडन्स को पता ही नहीं कि उनके धर्म के नाम को इन्होंने मोहम्मडनिज्म कर दिया है। लेकिन वेस्ट में ये बहुत पॉपुलर हो गया और उन्हें वो पहचानने भी ऐसे ही लगे। बट इट वॉज वेरी पॉपुलर इन द वेस्ट एंड दे बिगेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाई इट। All this happened because the Europeans thought that they had every right to represent the Orientals in the West. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये मान के बैठ गए कि भाई हम तो इतने पावरफुल और ताकतवर हैं कि हमारे पास पूरा अधिकार है वेस्ट के पास, हम जैसे चाहें वैसे ओरिएंट को एक्सप्लेन करें। इन डूइंग सो दे शेप्ड द ओरिएंटल्स and the way they perceived them, though it created a negative image of Orientals। तो उन्होंने तो कहा हमें जैसे दिखाई देता है हम वैसे लिख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से Orientals की एक बड़ी नेगेटिव इमेज बनती गई। Western knowledge of the East had never been neutral since it had always had a political and cultural agenda. It had been a way to express cultural hegemony of West over the East। तो ये अच्छी बात है कि वेस्ट ने ईस्ट की नॉलेज प्राप्त की, लेकिन वो सिर्फ नॉलेज प्राप्त करना नहीं था, न्यूट्रल नहीं था, बल्कि उसके नीचे एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल एजेंडा चल रहा था कि हमारा कल्चर यानी वेस्ट का कल्चर ईस्ट से बेटर है, और जब बेटर है तो हम पावरफुल हैं। इट मीन्स इट वॉज ए वे टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ कल्चर, कल्चरल हेजेमनी ऑफ वेस्ट ओवर द ईस्ट। पावर को एग्जर्ट करने का तरीका था। आई थिंक कि आपको चैप्टर फर्स्ट समझ में आया होगा, उसके दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।